लेट मी स्टार्ट द सेशन। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। कहानी बड़ी सिंपल है आज की क्लास की। देखिए, आज की क्लास में बेसिकली जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हीट ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको ये बात पहले भी पढ़ा चुका था, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्रेमवर्क में दूसरा करूँगा, तो एक बार दोबारा से इसको कवर करने में कुछ जाता नहीं है। इसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग तो जानते ही हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अगर आज की क्लास में किसी सिंगल स्टूडेंट की आवाज़ मैंने सुन ली अपने कानों से बोलता हुआ, एक दूसरे से बात करता हुआ, ट्रस्ट मी, मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। तुम कितने भी पैर घिस लेना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी अभी एक पेरेंट से इसी बात पे लड़ाई हुई है। वो किसी कारणवश एक बच्चा, मैंने उनका मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा था, मैंने मना कर दिया। अभी आपने भी सुना होगा, थोड़ा तेज आवाज में बोल रहे थे कि नो नो सर, इट्स नॉन एथिकल, आप बीइंग ए टीचर पढ़ाओ, ये वो दुनिया भर की बात है। मैंने भगा दिया उसको। 12th क्लास का स्टूडेंट, मैंने भगा के ही माना मैं उसको, क्योंकि मेरे दिमाग में जब एक बार बच्चा घूम जाता है कि ये बदतमीज है, नहीं पढ़ना चाह रहा, तो फिर चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी सिफारिश लगा ले, मैं नहीं पढ़ाता भाई। ठीक है, मैं इसको एज ए बिजनेस बाद में देखता हूँ, पहले देखता हूँ कि भाई मॉरलिटी में हम लोग कितना आगे चल रहे हैं। तो ये बात मैं तुम्हारे सामने भी कह रहा हूँ, बदतमीजी मैंने देख ली, आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हुए क्लास में देख लिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। हीट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बात करनी है बेटा जी, हीट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी मैं बात करता हूँ हीट ऑफ रिएक्शन की, तो हीट ऑफ रिएक्शन का बेसिक सेंस क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, जो एंथैल्पी का चेंज है, उस एंथैल्पी चेंज का नाम ही क्या है बेटा जी? हीट ऑफ द रिएक्शन है। यानी कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी पहले 10 थी, अब जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसकी एनर्जी 30 हो गई, आपने 10 और दे दी उसको। तो जो एनर्जी का चेंज है, उसी एनर्जी के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। अब हीट ऑफ द रिएक्शन का जो फर्दर नाम है, जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन अगर हो रही है किसी कंपाउंड की, ऑब्वियस है आप उसका नाम रख देंगे हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी भी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मान लेते हैं भैया कहीं पर कंबशन हो रहा है। अब कंबशन का मीनिंग आप लोग जानते हो, एयर की प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना, या किसी भी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना ही क्या है बेटा? कंबशन। तो इसका नाम हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बोलो गेम समझ में आ रहा है? लोग, कल को अगर एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो रही है, तो उस प्रोसेस के अंदर पाया जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि इसका नाम एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा जी? न्यूट्रलाइजेशन। और तुम्हारे दिमाग में मान लीजिए जो जो एनर्जीज आ रही हो, जैसे जो जो प्रोसेस आ रही हो, जैसे मान लो कहीं पर सब्लिमेशन हो रहा है, तो आपको डेटा पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यहाँ बैठो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये बेसिक डेटा क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बोला। ऐसे ही कल को इसी एक प्रोसेस होती है, नाम है एटमाइजेशन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नाम भी दे देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसे ही रेजोनेंस कहीं हो रहा होगा तो एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस है ना। तो बहुत सारी बातें इस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास का जो टास्क होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा ये दोनों टर्म पढ़ा दूं। और मैं सीबीएसई के ना आज कुछ क्वेश्चंस को देख रहा था, एनसीईआरटी के, तो वहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू पर भी बातें कही गई हैं, तो आपका वो भी सवाल आज की क्लास में मैं कवर करा दूंगा। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। अच्छा, सभी बच्चे जानते हैं मोल का मतलब गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर मैंने तुमसे बोला कि भाई किसी का मोल 1 है, तो इसका मतलब जो वेट है बेसिकली वही किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के। आया ना? या मैं ये भी कह सकता हूँ 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट स्पीसीज। तब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू गिवन वेट बेटा जी, है ना। जब मैंने मोलर क्वांटिटी को 1 किया, सर ये क्यों बता रहे हो बीच में से अचानक से? उसका रीजन है भाई, ऐसी कोई और टर्म लगा दूं यहाँ पर, वेपराइजेशन बोल दूं। वेपराइजेशन तो जानते हो आप लोग, लिक्विड को
तो जैसे मैंने वेपराइजेशन लिखा तो इस पूरी टर्म का नाम क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आप लोग ये तो घबराने वाली बात है नहीं, ये टर्म्स बेसिकली इतनी ज़्यादा हैं, कैसे याद करना है। मैंने बताया हीट ऑफ रिएक्शन के ही सब पार्ट हैं। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिकली फॉर्मेशन को पढ़ा दिया था आप लोगों को। मैं एक बार फिर से फॉर्मेशन को ही थोड़ा रैपिड स्टार्ट करके ख़त्म करूँगा और सीधा मूव करा दूंगा कंबशन पे। कंबशन के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कैलोरीफिक ख़त्म करने की, और उसके साथ साथ में आपको 8-10 न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर एक शीट दे देंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और बेसिक सवाल आप लोगों से सॉल्व हो जाए। सी सबसे पहली बात, हीट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप है उसमें आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो कितना सिंपल है, यहाँ बोर्ड की तरफ देखेंगे कितना सिंपल है। मैंने तुमसे बोला ये HCl बनाना है तुम्हें। क्या बनाना है बेटा, HCl। अब HCl ऑब्वियस है यार, कितने मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है। किससे मिलकर बनेगा सर, देखो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो एक्चुअल में नेटिव स्टेट में हाइड्रोजन मुझे कभी भी अकेला नहीं मिलता। कौन सी स्टेट में मिलता है बेटा, H2 की स्टेट में मिलता है। और इसकी जो हाइड्रोजन की नेटिव स्टेट है वो ऑब्वियस है H2 गैस ही है। ऐसे ही Cl की जो नेटिव स्टेट है वो कौन है बेटा जी, Cl2 गैस ही है। अगर 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम देयर नेटिव एलिमेंट्स, तो आप इसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड इज कंसिडर्ड टू बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब सारा मुद्दा ये है कि एक तो 1 मोल प्रोडक्ट बनता हुआ देखना चाहिए, दूसरा वो जिससे मिलकर बन रहा है वो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट नेटिव कंपाउंड या एलिमेंट होने चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि H जिस स्टेट में नेचुरली पाया जाता है उस कंपाउंड से मिलकर ही बनना चाहिए। जैसे मैंने बोला भैया CO2 बनाओ, अब CO2 बनाया तो यहाँ से O2 और यहाँ से मैंने क्या लिखा, कार्बन। लेकिन जो कार्बन है वो नेटिव स्टेट में डायमंड नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। अगर यहाँ ग्रेफाइट है और ये 1 मोल बन रहा है तो मैं बोलूंगा यस हियर हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ऐसे ही अगर यहाँ पर ये डायमंड हो जाता मैं बोलूंगा हीट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, या मैं बोलूँ इस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो फॉर्मेशन एनर्जी के बराबर नहीं होगी। चलो सर ये बात तो बेसिक थी सर, आसानी से समझ में आ गई है सर। डेफिनेशन हम लोग पहले ही लिख चुके हैं तो ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि एंथैल्पी का चेंज है जब 1 मोल सब्सटेंस बन रहा होगा फ्रॉम इट्स बेसिक एलिमेंट दैट इज स्टैंडर्ड स्टेट और स्टेबल स्टेट और नेचुरल स्टेट। सी जैसे H2 और O2 आपस में मिलके 1 मोल अगर पानी बना रहे 1 मोल, अकॉर्डिंगली आपको इसको बैलेंस करना होगा। लेकिन 1 मोल पानी बना रहे हैं तो मतलब मैं कहूँगा यस हेयर हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ द फॉर्मेशन। यानी कि इसकी जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो आइडियली क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है पीछे, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन है। बिठा ले इसको। अब दूसरी रिएक्शन मेरे पास आती है H2 प्लस Cl2, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं बेटा जी, HCl दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, HCl। लेकिन याद रहे कितने मोल है बेटा जी, 2 मोल। तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पर डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन। इज इट ओके। हाँ एक लेकिन ये बात सही है, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा H को भी 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तब उस केस में बोल पाऊंगा डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इट इज डिवाइडेड बाय 2 देन इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे सर बातें बिल्कुल सिंपल हैं, बातें बिल्कुल बेसिक हैं, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। सर ये बात हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट में जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, N2 गैस है, Br2 गैस है, O2 गैस है, I2 बेटा जी सॉलिड होता है, याद रखना। I2 कौन सी स्टेट में बेटा, जीरो, कौन सी इसकी नेटिव स्टेट पाई जाती है, सॉलिड। सल्फर एसेट में पाया जाता है जिसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। फॉस्फोरस वाइट, Sn वाइट और H पॉजिटिव एक्वस, इन सभी को नेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कार्बन सॉलिड इन ग्रेफाइट, राइट। और डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू इन सभी के लिए क्या रहती है बेटा जी, 0 रहती है।
ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था। इस लाइन का अभी कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए मैं जबरदस्ती इसको नहीं छेड़ रहा भाई, ठीक है। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इस पर सवाल आता कैसे है, ठीक है। मैं सीधा इस पर एक दो सवाल आप लोगों को पहले करा देता हूँ। जैसे एक दो सवाल हो जाएंगे तो आप लोग गेम को सीख जाओगे। चलो भाई, सवाल आता है। 8 ग्राम मीथेन, 8 ग्राम मीथेन फॉर्म्ड एंड रिलीज इतने जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन। ठीक है, एक बात बताइए भैया, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप मीथेन को किससे बना रहे हो, पहले तो ये बताइए। सर मीथेन बन रहा होगा कार्बन से और हाइड्रोजन गैस से। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं मानकर चल रहा हूँ भैया ग्रेफाइट से बना रहे होंगे आप, नेटिव एलिमेंट तो वही है। ओके, ये कितने मोल है बेटा जी? 1 मोल। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोगों से क्या पूछा है? कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन। 1 मोल का पूछा है। कितने मोल का पूछा है बेटा? 1 मोल का। और बेटा जी कितने मोल का गिवन है, पहले ये समझो। बोला गया है 8 ग्राम, यानी कि 8 डिवाइड बाय इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता होगा? 16 है, यानी कि ये कितना आ गया? 1/2। ओके, यानी कि भाई साहब 1/2 मोल से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी कितनी है बेटा जी? 100 जूल। अब कह रहे हैं 1 मोल से कितनी जूल एनर्जी रिलीज होगी? 100 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर आपका नहीं आ रहा, -200 जूल। हाँ ना, में जवाब दो। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको इसमें जबरदस्ती प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात समझे, हाँ हमें ये बात पता है कि जब टोटल इक्वेशन दे रखी होगी वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी कि हर सवाल में आप वही चीजें देखो। जब डेटा ही नहीं गिवन तो आपको डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे नीचे वाला एक सवाल है बेटा, अब साफ साफ मुझे पता है कि ये वैल्यू दे रखी है और ये जब इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसकी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पूछी हुई है, ठीक है। और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये दे रखा है आपको, और ये दे रखा है, दोनों वैल्यू फॉर्मेशन की दे रखी है। और क्या पूछा है? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। बताइए कैसे करोगे? ये तो बड़ा सिंपल है सर। सर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डेल्टा एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ द रिएक्टेंट। कीप इन योर माइंड, यहां पर आप फॉर्मेशन को लगाना ना भूले। इसको लगाना ना भूले बेटा जी, फॉर्मेशन को। तो इसका मतलब ये हो गया सर, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा जी? -500 किलो जूल में। और माइनस करना आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी? ये वैल्यू दे रखी है 100 मल्टीप्लाई बाय कितने मोल है भाई? 3 मोल। तो 3 इंटू कितना कर देंगे? 100। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? -100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इट इज -200 ना। क्यों भाई? आंसर किस में आ जाना चाहिए? किलो जूल पर मोल में। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिक सवाल। एक बार स्पीड में इन दोनों सवालों को लिखो जल्दी से, एक बार स्पीड में इन दोनों सवालों को करिए भाई। रिएजेंट H2 यूज होगा बेटा, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना। रेड हॉट आयरन ट्यूब भी यूज कर सकते। 12th की क्लास के अंदर कन्वर्जन सिखाएंगे तो बातें बता देते हैं। कौन? ये बता कितने मोल है, ये बता। 1 मोल। 1 मोल को मैं क्या लिखता था? फॉर्मेशन। मैंने वही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 1 मोल है ना। मैंने रिएक्टेंट को भी कितना मोल माना है? 1 मोल। 1 के अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू आ गई। नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को फोकस करना है बेटा जी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को फोकस करके चलना है मेरे भाई। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, सभी बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। टॉपिक महाबेसिक, आसानी से हो जाने वाला। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा जी हीट ऑफ कंबशन। थोड़ा आराम से देखेंगे और देखने से पहले जरा सीखेंगे। देखो कंबशन जो मीनिंग होता है ना, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कंबशन हमेशा
या तो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट। जब भी कंबशन वर्ड बोला जाए तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कंबशन, यानी कि जैसे कार्बन को अगर मैं बर्न करता हूं तो वो पहले CO में कन्वर्ट होता है, फिर CO के बाद CO2 में। लेकिन जब बोला गया केवल कंबशन, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बन टू CO2 ओनली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर देखना प्राचीता, समझने की कोशिश करना। बेटा मैंने बोला एक कंपाउंड है, सुन इधर देख, मैंने एक कंपाउंड ले लिया यहाँ से, मान ले CH4 ले लिया बच्चा, है ना। इस पर मैंने O2 डाला, तो बेटा जितने कार्बन होते हैं ना एक्चुअल में उतने ही कौन रिलीज हो जाते हैं? CO2। और साथ में कौन रिलीज हो रहा होता है बेटा जी? पानी का मॉलिक्यूल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक फॉर्मेशन है आप लोगों की। मैं इस बात पर आ ही नहीं रहा कि कितने मोल CO2 बने। मुझे एक बात पता है कि जो मुझे लेना है ना, जिसका कंबशन करना है, वो 1 मोल होना चाहिए। एक बार दोबारा सुनेंगे। एक बात बताऊं आपको, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है उनमें हीट हमेशा रिलीज होती है, यानी कि उनका प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, जैसे CO2। मुद्दे की बात यह है कि सर जैसे आप इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसी को मैं बोलता हूं कंबशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, कितना बेसिक है। 1 मोल सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में बर्न करने पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। शब्द समझ में आ गए होंगे मैंने क्या बोला है? एक बार दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन से सीखते हैं। सी, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of a substance is completely burned or oxidized in excess of O2। सब समझ में आ गए? डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो आप क्या करना, बोलना C प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2, ठीक है, या CH4 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस वाटर। अब 1 मोल रिएक्टेंट को कंप्लीटली बर्न करने में, और कंप्लीटली बर्न का पहचान ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? CO2। 9-10 से पढ़ते आए हो इक्वेशन आप लोग। तो इसका मतलब ये होगा कि सर जैसे कार्बन है, डायमंड है सर, जब इसको मैं बर्न कर रहा हूँ जी तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में। तो मैं कहूँगा सर देखो मैंने 1 मोल लिया था, आप बोलोगे यस 1 मोल लिया था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कितने मोल आए कि ये कितने मोल आए, मुझे एक बात से मतलब है कि जो मैंने सब्सटेंस लिया था क्या वो 1 मोल था? आंसर है यस। 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा, इवॉल्व हुई होगी हीट, उसी का नाम एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, सीधी सी बात। तो मैं कहूँगा सर इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ द रिएक्शन है ना, वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगी? हीट ऑफ कंबशन के बराबर हो जाएगी। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, इसकी CO2 की जो फॉर्मेशन है 1 मोल, मैं इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम नहीं दे सकता। रीजन, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिससे ये मिलकर बना हुआ है, विच इज नॉट ए ग्रेफाइट, इट इज डायमंड। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यानी कि फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशन थी, कंपाउंड का नेटिव स्टेट से बन के आना और 1 मोल बनना। कंबशन के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, कंपाउंड जो ले रहे हो रिएक्टेंट साइड में उसका 1 मोल होना। क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया? ऐसा भी होता है कुछ फॉर्मेशन कंबशन के बराबर भी हो सकती है। जैसे आगे चलते हैं, मैंने बोला ये कार्बन है जी, डायमंड है, O2 के साथ रिएक्शन करा के CO बना दिया। तो मेरा पहला सवाल, क्या CO कंप्लीटली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? आंसर है नहीं। तो कौन कह रहा है भाई ये कंबशन है? इसका मतलब यहाँ जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होगा, जो एंथैल्पी का चेंज होगा, मैं और आप उसको कंबशन के नाम से नहीं जानेंगे, इट इज ए पार्शियल कंबशन। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू कंबशन। इवन फॉर्मेशन में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि भाई साहब क्या है जी हमारे पास? डायमंड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने बोला ये CO है और ये मैंने लगा दिया हाफ ऑफ O2 और ये कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर बेटा? CO2। क्या ये मैंने जो भी लिया है क्या ये 1 मोल है? आंसर इज यस। तो 1 मोल CO के साथ O2 की जब मैं रिएक्शन करता हूँ देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है एक्चुअल में वो किसके बराबर हो जाती है? डेल्टा एच ऑफ कंबशन। क्या ये बेसिक बात समझ में आ रही है? क्योंकि जी कंबशन के तो बराबर होगी, लेकिन अगर कोई इसको फॉर्मेशन बोलना चाहेगा तो ऑब्वियस है ये बातें क्या हो जाएंगी बेटा? गलत। अच्छा मुझे एक रिएक्शन बताओ, ये रखी है क्या? नहीं रखी है।
अब इस रिएक्शन में आपने क्या काम करा, 1 मोल ले लिया H2, O2 के साथ कंप्लीटली इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा जी, वाटर में। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन कंबशन के बराबर होगी, आप बोलोगे होगी क्योंकि 1 ही मोल O2 है। क्या यहाँ पर कंबशन जो रिएक्शन है या हीट ऑफ द रिएक्शन है वो फॉर्मेशन के भी बराबर होगी, आंसर है होगी। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ, हेयर हीट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन विच इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब मान लो पेपर में ना कभी कभी आपसे हीट ऑफ कंबशन दे देंगे, ठीक है, और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे देंगे और कंबशन निकालने के लिए बोलेंगे, तो समझदार बच्चा जानता है हेयर कंबशन इज इक्वल टू फॉर्मेशन। क्या गेम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यही थर्मोकेमिस्ट्री की वीकनेस है और यही थर्मोकेमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने वाले 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ना पढ़ने पढ़ाने वाले उम्र निकल जाएगी, इसका सवाल फिर भी नया नजर आएगा। आप देख लेना आपके एनसीईआरटी के 2 दिन बाद सवाल अभी करके जा रहे हो, दोबारा करोगे नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल है कि आप रूट लेवल पर सीखे को नहीं सीखो। अगर आप रूट लेवल पर सीख गए, इक्वेशन गिवन आपको समझ में आ गया कि जो फॉर्मेशन है वही कंबशन है, तो आपके लिए आसान हो गया। और जो नहीं सीखे तो उसके लिए दिक्कत है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूं बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनना सभी। मैंने डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने बोला था डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, क्या ऐसे ही बोला था? और प्यारे बच्चों अब मैं डेल्टा एच ऑफ कंबशन निकालने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। सर ये क्या नई बात है यार, एक बात बताओ ना मुझे, जब फॉर्मेशन पढ़ते हो तो प्रोडक्ट के 1 मोल की बात करते हो, जब कंबशन पढ़ते हो तो किसकी बात करते थे, रिएक्टेंट। तो क्या साइन चेंज नहीं होगा? और होगा तो जहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, अब क्या करोगे बेटा जी आप लोग, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आप कहोगे सर बातें बेसिक है। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में केवल 2 ही जगह प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, अन्यथा सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। केवल 2 जगह, पहला कंबशन, दूसरा बॉन्ड एनर्जी जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। केवल इन 2 केसेस में बॉन्ड एनर्जी और आपका कंबशन, हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, बाकी सभी केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना होगा। क्या बात समझ में आ गई बेटा? आप कहोगे सर ये बातें तो बेहद बेसिक है, आसानी से समझ में आ जाने वाली बातें हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सर की कुछ बातों को सीखें। सुनो भाई सुनो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं कुछ चीजों को आपके लिए आसान कर रहा हूं, मैं चाहूं तो ये बातें नहीं भी बताऊं क्योंकि कोई नहीं बताएगा। CnH2n+2 इसका नाम है बेटा जी एल्केन, फॉर्मूला पढ़ रखा है सभी ने। ये है बेटा जी 3n+1/2 ऑफ O2 और ये कन्वर्ट हो जाता है N ऑफ CO2 प्लस N+1 ऑफ वाटर। हेयर N इज नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन, इसको बोला एल्केन। एक टर्म आती है और जिसका नाम है एल्कीन, CnH2n, इसके फॉर्मूले में इट इज 3n/2 ऑफ O2 और ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाती है N ऑफ CO2 और साथ में रिलीज होता है N ऑफ पानी। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म जिसका नाम है CnH2n-2, यहां से आ जाता है 3n-1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ O2 और ये पिक्चर कन्वर्ट हो जाती है N ऑफ CO2 प्लस N-1 ऑफ वाटर। क्या मेरे शब्द आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हैं प्यारे बच्चों? एक टर्म और आती है सर, अगर हाइड्रोकार्बन और हो जो ना एल्केन हो ना एल्कीन हो ना एल्काइन हो, जैसे बेंजीन, अब उस केस में क्या करना है, करना है x प्लस वाई बाय 4 ऑफ O2 कन्वर्ट इनटू x ऑफ CO2 प्लस y/2 ऑफ वाटर। ये आप टर्म्स जो है यूज करके बैलेंसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने ना ऊपर एक एग्जांपल दे दिया था CH4 का, तो कार्बन कितना मानना पड़ेगा बेटा, 1 एल्केन, तो यहाँ 3n+1/2 हो मतलब कि ट्वाइस ऑफ O2 हो जाता, और ये कितने मोल हो जाते हैं बेटा जी, ये हो जाते हैं आपके पास 1 मोल, और ये कितने पानी निकल रहे होते हैं इस केस के अंदर? तो बोलो गेम समझ में आ गया। n की वैल्यू को पुट करना है नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, एल्केन एल्कीन और एल्काइन को फॉलो करते हुए, कृपया करके नोट करें। अध्ययन, अमन,
अर्शिया, दृष्टि, कार्तिक, कियान, कीर्ति, कुणाल, मनिका, इष्टि, प्राची, प्रियांशु, ऋषभ, नेहा, सुहाना, तनिष। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए बेटा। दिखाई दे रहा? दृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? दृष्टि, कार्तिक, जो वरुण है, नील, विधि, दिव्याना, क्या ये सही टेक्निक लगा लेते हो तुम लोग हैं? इतने तो बच्चे भी नहीं है हमारे पास जितना तुम लोग जो है माहौल बना के रखते हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ बच्चे हैं यार? एक बेंच पे 3 बच्चे बैठने चाहिए कम से कम। वो बस मेरी आमदनी के पीछे पड़ा हुआ है। इसको ऐसी कैलकुलेशन पता लग गई, पागल है क्या? इतना मोटा अमाउंट कैसे? रुक जा भी। चलिए भाई, होप आप लोगों ने बातें नोट कर ली होंगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। सी, अब मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन सवाल पढ़ा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है जी? देखो, इन सवालों को पढ़ने में जोर लगेगा, इसलिए अपना दिमाग बहुत सैचुरेटेड रख के आपको काम करना है। सी, सीधा हम लोग आ जाते हैं एक बेसिक सवाल पर। चलो जी, बोल रखा है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप टाइम ले लो, लेकिन पहले वाला सवाल आपने ही करना है। 15.6 ग्राम ऑफ बेंजीन। सर हमें तो बेंजीन का फॉर्मूला ही नहीं पता। C6H6 burn with required amount of O2 and released -230 kilojoule heat. Calculate the enthalpy of combustion of benzene. ये सवाल बड़ा सिंपल है, बस एक बात को आप पकड़ जाओगे तो गेम समझ में आ जाएगी। इवन रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। इसमें इवन रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। सोचे समझे और आंसर बता दें। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक। क्या आंसर आ रहा है सुहाना? बोल, क्या आंसर आएगा बेटा जी? बोलिए। अध्ययन, अमन, अर्शिया, स्नेहा, ज्ञान, कीर्ति, कुणाल, मिष्टी, ऋषभ, प्राची, स्नेहा, तनिष, विधि, दिव्याना। नन ऑफ दीज आ रहा है क्या?
अच्छा, एक जब तक ये बच्चे कर रहे हैं, जब तक आप लोग ये वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ। सी एक्स है, एच वाई है, क्या बताया था सर ने? एक्स प्लस वाई बाय 4 ऑफ O2, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्स ऑफ CO2 और वाई बाय 2 ऑफ वाटर। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर अपने पास बेंजीन है, तो फॉर्मूला हो गया C6H6। ऑब्वियस है, इसमें कितने ऑक्सीजन चाहिए देख के बताओ। यहाँ CO2 निकल जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 3 ऑफ पानी। सही लिखा है मैंने? ये कितनी वैल्यू आ जाएगी चेक कर लेते हैं। 6 क्या हो जाएगा? 15/2। बोलो बोलो, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अब एक बात बताइए, आपको क्या एक मोल दे रखा है क्या? नहीं। अगर मैं इसका मास कैलकुलेट कर लूँ मेरे भाई, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका 12×6 = 72 और 6×78, यानी कि 78। सही है क्या? एक काम कर लो, मोल निकाल लो पहले भैया। मोल का फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जस्ट डबल ही तो है ये, और जस्ट डबल है तो मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 0.2। क्या कह रहा है? कहाँ है? डबल नहीं है? चल कोई बात नहीं, इधर आ। एक ही बात कह रहा है, सुनो सुनो सुनो। 0.2 आ गया भाई। 0.2 के लिए मेरे पास एनर्जी है, मुझे एक मोल का निकालना है, खत्म है क्वेश्चन। भाई 0.2 के लिए कितनी एनर्जी प्रेजेंट है बेटा मेरे पास? कितनी रिक्वायर्ड या रिलीज हो रही है? दैट इज -230। तो भैया एक के लिए पूछा हुआ, एक मोल के लिए, तो -230 डिवाइडेड बाय 0.2। बताओ जरा, 2 से डिवाइड करना है इसको, मुझे तो नन ऑफ दीज नजर आ रहा है। 46, 46 एग्जैक्टली आ रही है? तो फिर तो 47 लगा दो। 46 एग्जैक्ट आ रही है तो नन ऑफ, और यहाँ भी क्लोज जूल में ही है। हाँ हाँ, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलो गेम समझ में आ गया। ये मैंने जो सवाल उठाया है जेई मेंस का पीवाई के, इससे पहले जो दो पढ़ाए थे वो नीट के पीवाई के थे। अब देख लो कितना सिंपल सवाल आता है, लेकिन आएगा उसी से जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। चलो जी अगला, अगला सवाल फिर से आपको 2 मिनट देता हूं बेटा जी। हाँ, हाँ, क्यों करेगा भाई? मेरे मुद्दा ये है कि इसका एक मोल का निकालना है मुझे, है ना? 0.2 से एनर्जी निकली इतनी, बात समझ में आ रही है? तो एक मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी ये सेंस है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुनो भाई, सुनो भाई, ये गड़बड़ हुई है भाई। बेटा जी गड़बड़ हुई है, ये सुनो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से बेटा जी, कहानी बड़ी सिंपल है, सुन लो यार। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 0.2 से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और मुझे कितना चाहिए? मुझे एक मोल चाहिए ना। एक मोल चाहिए का मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? पक्का? तभी ये वैल्यू आ जाएगी भाई, -230 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इस तरह से वैल्यू बनेगी क्या? ये वैल्यू आ रही है -46। सही है। हाँ, कहाँ डाला है सी? मैंने कब बोला सी? डी है आंसर। आंसर 46 है, आपका 47 आ रहा है, तो नहीं लिखेंगे, डी की तरफ चले जाएंगे। जितान समझ में आया सवाल बेटा? भाई 0.2 की एनर्जी हमें पता थी, एक मोल की एनर्जी मुझे निकालनी, यही सेंस तो है। ये बार क्यों गड़बड़ की हो रही है हम लोगों से? एग्जैक्ट आंसर देखूं क्या इसका?
सीधा डिवाइडेशन होना चाहिए। यही तो करा था हम लोगों ने, सेंस को समझने की कोशिश करें। मेरे पास ये हो गया मॉलिक्यूलर मास इतना है ना, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे 1 मोल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है भाई, यही तो सेंस है ना। अब मेरे पास कितने मोल की एनर्जी है, मेरे पास 0.2 की एनर्जी है भाई साहब। 0.2 के लिए जो एनर्जी लग रही है वो -230 किलो जूल पर मोल लग रही है। तो भैया 1 मोल के लिए तो एनर्जी इससे कम ही तो लगेगी यार। तो 230 डिवाइडेड बाय 0.2, ये जो भी वैल्यू आएगी आंसर यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। अब पता नहीं इनका कैसे आ रहा है आंसर, नन ऑफ दीज है। आप डिवाइड कर लो ना इसको, यार तुम खत्म हो यार, चुप रहे आप, ध्यान से सुन। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ ये सही बता रहा है ये बच्चा, 1 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1, फिर 5, फिर 0 0 0, ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी। मेडिकल वाले तुम लोग कैलकुलेशन मत किया करो। 0.2 से -230 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। तो भाई साहब 1 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सेंस है, सीधा यूनिटरी मेथड था। आगे बढ़े भाई, अगला सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का बेहतरीन बच्चा, चलो अगले सवाल का आंसर निकालने में दम लगेगा भाई। दृष्टि का आंसर आ गया है, और कोई बच्चा सोचे भाई। बेटा बात नहीं, हाँ सेम आंसर है क्या, कोई बात नहीं, बदल दें उसको। सोचो भाई, देखना जो ये बता रहे हैं क्या ये आंसर सही है भाई, तो समझ के आंसर देंगे। सी माधव देख, सवाल है हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी टू CO2, मतलब कार्बन से कंप्लीट कंबशन करके CO2 बना लिया है, और इसका कंप्लीट कंबशन में इतनी किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। इधर देख ले देवित, द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक बात बस मुझे इतनी सी बता दो कि क्या आप जानते हो इसकी जो फॉर्मेशन है और इसकी जो कंबशन है वो वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को बेटा जी, बराबर मिलेगी। इसका मतलब अंतर है तो किसका बेटा जी, मोलर क्वांटिटी का। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूँ, मेरे भाई 1 मोल है ना, तो इसका मतलब 44 ग्राम के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी 393.5। बोलो गेम समझ में आ रहा है। और आपसे कितने ग्राम के लिए पूछा है बेटा जी, 35.2 ग्राम। क्या ऐसे ही किया है ये सवाल आप लोगों ने, -393.5 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 44 मल्टीप्लाई बाय 35.2, क्या आंसर आ रहा है। एक बार दोबारा सुनेंगे भाई जिनको समझ में नहीं आया। मैंने तुमसे बोला सुनो, कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, उसमें CO2 कितना था जी, 1 मोल। एक बात को समझो बेटा जी, इस कैलकुलेशन से एक बात समझ में आती है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितने मोल नजर आ रहा है मुझे, 1 मोल। और मैं एक बात जानता हूं कि अगर ये भी 1 मोल है तो इसकी वैल्यू 1 मोल के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा जी, 44 ग्राम। इतने ग्राम के लिए मुझे आंसर बताना, ये तो सीख गए। लेकिन मान लो कल को क्वेश्चन दोबारा बन जाए दूसरा,
वो यहाँ से कार्बन तो 1 दिखे और यहाँ से CO2 3 मोल दिखने लगे, तब उस केस में क्या करोगे, जो भी कंबशन रिलीज हो रहा है पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब वो फॉर्मेशन के बराबर होगा, मेरा ये कहना है। गेम समझ में आया मैंने क्या बोला है भाई? कल को पेपर में किसी क्वेश्चन में, अभी कराऊंगा ऐसे सवाल, वहां कैलकुलेशन हुई, कार्बन की वैल्यू दे रखी थी और वाटर की वैल्यू पूछ रखी थी, तो पहले आप कंप्लीटली क्या करोगे, उसको बैलेंस करोगे, फिर देखोगे यहाँ 1 से 4 बना है तो इसकी एनर्जी से जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब फिर वैल्यू निकलेगी, ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? अभी सवाल कराऊंगा तो बेटा आपको समझ में आएगा। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा जी, बहुत ध्यान से इसको देखने समझने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। एक टर्म जिसका नाम है कैलोरीफिक, कैलोरीफिक वैल्यू। सी बेटा किसी भी ईंधन की efficiency of a fuel, efficiency of a fuel is nothing but defined by the calorific value। पहली बात सर, calorific value is directly proportional to the efficiency of a fuel। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुन ले, फ्यूल्स क्या हैं? जैसे ब्यूटेन है, आपके घरों में यूज हो रही है, तो सिलेंडर के अंदर क्या होती है, ब्यूटेन गैस होती है। ऐसे भी और भी प्रकार के ईंधन होते हैं, जैसे मीथेन है, वो भी बेसिकली किसकी तरह बिहेव होती है, फ्यूल की तरह बिहेव होती है। आपका डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी भी किसकी तरह बिहेव, और या मैं बोलूँ जो क्या बोलते हैं इसको, केरोसिन है, वो सभी क्या है बेटा जी, एक फिक्स कैलोरीफिक पर काम करते हैं। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर पावर होगी, ऐसा समझ के चलो। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी इस पर जो जेई में सवाल पूछा हो, मैं एग्जैक्ट सवाल जो है आप लोगों को रिपोर्ट करूंगा अभी, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। कैलोरीफिक का मतलब होता है अगर किसी भी सब्सटेंस का, जिसको आप ईंधन का नाम दे रहे हो, फ्यूल का नाम दे रहे हो, उसको 1 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करना शुरू करें, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिलीजिंग एनर्जी का नाम ही कैलोरीफिक वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने तुमसे बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 gram of substance is completely burned। चलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर एक काम ना कर ले, हमारे पास ना एक मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सही है भाई? एक काम ना कर ले हम लोग, इफ मोल इज 1 तो गिवन वेट ही किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब जब मैं मोल लिखूंगा, 1 मोल, मोल के रिस्पेक्ट में अगर गिवन वेट को मैंने 1 ग्राम कर दिया, इसको 1 ग्राम कर दिया ना मेरे भाई, तो यहां से यहां ले गए, तो बेसिकली मोल और मॉलिक्यूलर मास, mm बोले तो मॉलिक्यूलर मास के लिए जो मैंने टर्म डिफाइन की है उसका नाम था, अभी थोड़ी देर पहले की थी, जिसका नाम था, क्या नाम था बेटा जी? हीट ऑफ कंबशन। याद कर, बोला था ना, 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करोगे तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम क्या था? हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल के लिए क्या था? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 ग्राम के लिए करूंगा तब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर ये बराबर हो जाएगी HOC, हीट ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझ में आया अभी गेम?
आया कि नहीं आया मेरे भाई? मैं बस इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी वाली टर्म 1 मोल के लिए थी जिसका नाम हीट ऑफ कंबशन था। अब मैंने इसको 1 ग्राम कर दिया है, तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में ही तो हो गई अभी ये टर्म। और मोलर मतलब 1 ग्राम करूंगा अगर मैं, भाई 1 मोल के लिए इतनी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी, ये सवाल है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ से जो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे 1 मोल के लिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसका नाम था HOC। 1 ग्राम के लिए तो आप क्या बोलोगे, HOC डिवाइडेड बाय मोल। और मेरे भाई मोल का क्या फॉर्मूला होता है? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो पूरी टर्म है ये मॉलिक्यूलर मास की टर्म में ही तो लिखी जाएगी क्योंकि 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है। तो कुल मिला के बात ये है प्यारे बच्चों, जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसका फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है HOC, हीट ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास। जो बच्चा इस फॉर्मूले को सीख जाता है वो बड़े से बड़े सवाल को कवर कर जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल। अब सवाल क्या था मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये था, उन्होंने 2-3 फ्यूल की वैल्यू दे रखी थी। अब 2-3 वैल्यू दे रखी तो बोल रखा था इनमें से इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है, इसका कम, इसका और कम। और आपसे पूछा था कैलोरीफिक वैल्यू बता दो या बेस्ट फ्यूल बता दो इनमें से। एग्जैक्ट डेटा मैं उठा देता हूँ ताकि आप लोगों को हो, जब PYQ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा सवाल जो है यहाँ से बन रहा है। बेटा जी सवाल पहले देखेंगे, बेटा जी पहले बेटा बातें नहीं करनी, सवाल सीखना है। ये कंपाउंड है और ये HOC है। यहाँ दे रखा है इन्होंने, A को मीथेन दे रखा है, B को दे रखा है C2H6, C को दे रखा है C3H8। ये वैल्यू दे रखी है -200, ये वैल्यू दे रखी है -300। ये किलो जूल पर मोल में है भाई सारा। ये वैल्यू दे रखी है -400। आपसे पूछा था सेलेक्ट द बेस्ट फ्यूल। बेटा सेलेक्ट द बेस्ट फ्यूल, चलो बेस्ट फ्यूल आपको सेलेक्ट करना है, सोचो। देवेश तू कुछ कह रहा था ना, डाउट था ना, पूछ। अच्छा ये भी सीख लो भाई दोबारा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया तो एक बार इसको सीख लो, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। एक बार पहले इसको सीख लो भैया, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह गया तो। बेटा मेरे पास जो मोल का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है पहले ये बता। सर मोल का फॉर्मूला होता है जी गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बात सही है? मैं कह रहा हूँ 1 मोल मैंने डिफाइन किया था किसके लिए? 1 मोल जो मैंने डिफाइन किया था वो किसके लिए डिफाइन किया था ये बताओ। सर 1 मोल डिफाइन करते थे HOC के लिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। जब 1 मोल C के लिए डिफाइन किया था उस समय, जब मैंने जैसे ही इसको 1 मोल किया तो गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गए मेरे भाई? बराबर। तो मैं एक बात और कह सकता हूं, इट इज इक्वल टू mm। इसके बराबर हो गया बेटा mm। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू HOC। अगर 1 ग्राम में इसको देखूंगा क्या बोलोगे? HOC बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम। क्या बना बेटा जी? बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी फिलहाल के लिए इस फॉर्मूले का आंसर बता दीजिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए? बड़ा ही सिंपल है सर। देखिए जो कमजोर बच्चा होगा वो क्या देखेगा, वो देखेगा अरे इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है। अगर इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस है बोलेगा जी ये बहुत अच्छा फ्यूल है, कंबस्ट करने पर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा। अरे ये भी तो देखो कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास देखता हूँ, यहाँ मॉलिक्यूलर मास अलग है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास अलग है और यहाँ मॉलिक्यूलर मास अलग है। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कहती है जो भी आपकी HOC है डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास विच इज 16, और यहाँ पर -300 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 30 है, और यहाँ पर -400 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना है? 44 आ रहा है क्या? आपने एक बात देखी इस केस में, देखा तो ये देखो ये तो 10 बन रहा है ना, ये 10 से ज़्यादा बन रहा है और ये 10 से कम बन रहा है।
उल्टा बोल दिया भाई, ये वैल्यू 10 से ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये 20 नहीं है बेटा, 16 है। तो इसका मतलब ये हो गया द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए भाई, ए जो है वो बेस्ट फ्यूल है, उससे कोई मतलब नहीं। नेगेटिव का सेंस तो रिलीजिंग एनर्जी है बस। H2, हाँ बहुत बढ़िया है, और H2 वास्तव में अच्छा फ्यूल है। आपको पता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल नाम आगे पढ़ोगे आप 12th क्लास में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। IIT बॉम्बे में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो मेरा टॉपिक था वो फ्यूल सेल ही था। फ्यूल सेल में H2 होता है और O2 गैस होती है, दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ग्रीन सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। हाई अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी होती है, लगभग 70% जो है ना इस फ्यूल की एफिशिएंसी फ्यूल होता है। नोट करिए इसको जल्दी से। क्या ये बातें नोट हो गई भाई? बढ़ जाए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक दो सवाल और पढ़ाता हूँ और देखता हूँ कितने बहादुर बच्चे अपनी क्लास में बैठे हुए हैं भाई। बहुत ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग चलें आगे। रेडी? होप ये सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस पर बेस्ड कोई सवाल आएगा आप लोग निपटा लोगे। सारा मुद्दा ये है कि आप कंबशन के मोलर डेटा को अच्छी तरह सीख पाए नहीं सीख पाए। और मैं बात जानता हूँ कि एक बारी में सारी चीज़ों को सीखना बहुत आसान टास्क नहीं है। आपको घर पे 1 2 4 5 सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सवाल मुझसे ले जाइए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। वहाँ जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ें। चलिए, मैंने माना आप लोगों का सवाल हो गया। पहला सवाल सुंदर सवाल है, कितने बच्चे इस सवाल की गहराई को समझ पाते हैं। टाइप 1 में एक सॉलिड है, जब ये O2 से मिलता है देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू AO2 गैस। ऐसा करने से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को इन्होंने रिपोर्ट कर दिया डेल्टा H, राइट। दूसरा टाइप 2 में जब ऐसा किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ उस केस में एनर्जी एक और रिलीज हो रही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। विच इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ ए। आपसे कहते हैं ए और टाइप 1 टाइप 2 में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। सोच समझ के आंसर देंगे भाई सभी। सबसे बहुत ध्यान से सुनिए, पेपर में आ जाएगा सवाल मेरे। मैं कह रहा हूँ अगर एक कंपाउंड से ज्यादा ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, फील करना, तो इसका मतलब उसका रिएक्टेंट स्टेबल है या उसका प्रोडक्ट स्टेबल है। सोचो, अगर किसी से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। अगर किसी से कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है बेटा जी, कम, और रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब मेरा ये सवाल है, आप दोनों एनर्जीज को देखो, माइनस को हटा दो। आप मुझे देखकर बताइए तुम्हें कौन सी एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। ये वाली, ये नजर आ रही है ना ज्यादा। तो इस सवाल को जरा मुझे देखकर बताइए, अगर ये एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है इसका मतलब इस केस के अंदर प्रोडक्ट इज मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर्ड टू रिएक्टेंट। क्या मेरी बात सही है? और आपसे पूछा है स्टेबल फॉर्म ऑफ ए, मतलब ए किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर तो आ गया टाइप 1। नहीं फील हुआ? अरे फील हुआ है नहीं हुआ? देखिए कितना सिंपल है। ये बात बोलते ही मैंने आपको इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक पढ़ाई है, ट्रस्ट में। केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरा 1.5 लेक्चर यही पढ़ाना पड़ता है कि रिएक्टेंट स्टेबल है कि प्रोडक्ट स्टेबल है। और लेकिन एक सीधी सी स्टेटमेंट बारीकी से समझ गया होगा, उसके लिए आसान है। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, मान लो मैं रिएक्टेंट हूँ यहाँ और आप मुझे एनर्जी दे रहे हो, तब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए तो तुमसे एनर्जी लेनी पड़ी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं यहाँ रिएक्टेंट हूँ और मैं खुद ही चाह रहा हूँ उधर कन्वर्ट होना, तो इसका मतलब मैं अपने अंदर से एनर्जी को क्या करूँगा बेटा जी, रिलीज करूँगा। इसका मतलब ऐसा करने पर
कौन ज्यादा स्टेबल मानकर चलना पड़ेगा? प्रोडक्ट। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो मानकर चलते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाह रही थी, यानी कि प्रोडक्ट इज मच मोर स्टेबल और रिएक्टेंट कम। अब हमसे वही रिलेशन तो पूछा है, भाई किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? माइनस साइज चार्ज को हटा दो, क्योंकि माइनस केवल और केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि रिलीजिंग एनर्जी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई तारुष? तो मुद्दे की बात क्या रही? मुद्दे की बात यही रही, द वन विच हैज मोर नेगेटिव वैल्यू, मतलब मोर वैल्यू ऑफ देयर एनर्जी, मतलब उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसका रिएक्टेंट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। नितांत समझ में आया गेम या नहीं आया? बता बता। दक्ष गेम समझ में आया? नोट कर स्पीड में। ए जो है वो कम स्टेबल है, ये कह रही है। नहीं, वो खुद तो दोनों हो रहे हैं, खुद तो बेटा दोनों ही हो रहे हैं ना। हाँ, ए नहीं, ये कम स्टेबल होना चाहिए। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ। ये खत्म बच्चों, नालायको, बहुत ध्यान से सुनो। पूछ रहा है रिएक्टेंट, तुम बता रहे हो प्रोडक्ट। हद है यार। पूछा क्या है? ए पूछा है ना बेटा, उन्होंने क्या पूछा? ए। एक बात बता, ए रिएक्टेंट है, AO2 कौन है? प्रोडक्ट है। अगर ए AO2 में अपने आप से कन्वर्ट होना चाह रहा है तो ए कम स्टेबल हुआ ना, ए कम स्टेबल हुआ, और बी क्या रहा? जो प्रोडक्ट बनना वो ज्यादा स्टेबल रहा। अब मैं कह रहा हूँ ऊपर वाली रिएक्शन में एनर्जी कम रिलीज हो रही है, कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा। यही तो सेंस है। इसका मतलब ए क्या हो गया? स्टेबल। थोड़ा घर पे जाकर आप सोच, तसल्ली पूर्वक और दिमाग पे जोर मारा कर। अगला सवाल देखो, सुंदर सवाल कहूंगा भाई मैं इसको। अगले सवाल को करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं भाई मैं आप लोगों को। पूरा 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, चलो, लेकिन सवाल का आंसर सटीक आना चाहिए विद लॉजिक। डेविड लास्ट टाइम तूने लॉजिक नहीं बताया था, ये सवाल मुझे विद लॉजिक चाहिए। दोबारा सोच ले इसके बारे में। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is this and heat of combustion of H2 and CH4 is this, calculate respectively। सोच समझ के आंसर देना। अब तो मैं देख के बताऊंगा, पहले तुम और सोचो एक बार। तो ऐसा मानकर चल रहा हूँ काफी बच्चों की माइंड एक्सरसाइज हुई होगी इसके अंदर, और काफी बच्चे विफल हो गए होंगे। काफी को लग रहा होगा उनका आंसर सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप चेक करें भैया आंसर क्या था। आंसर पता नहीं, नहीं सुनो भाई, बेटा जी बहुत ध्यान से सुनो। आपसे पूछा है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन। मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको क्या है बेटा जी? गिवन है। फिर बोला है इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज दिस एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 एंड CH4 आर गिवन टू यू। बहुत बढ़िया। तो एक काम ना कर ले, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं CH4 का कंबशन करने चलूं तो बेटा जी मेरे पास से जो कंपाउंड निकले वो कौन निकले? यहाँ से CO2 और पानी। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? और ये बात तो मैं जानता हूं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू यहां पर मुझे गिवन है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं इसका फॉर्मेशन और इसका कंबशन क्या मिलने वाला है? मुझे सेम मिलने वाला है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों बेटा जी? इसके बाद हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 एंड CH4। H2 कहां से आ गया है? इट मस्ट बी O2 ना? क्यों बेटा जी? भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन चाहिए,
तो मीथेन के अंदर, अच्छा मैं समझ गया तूने कैसे किया है, तूने C प्लस ट्वाइस ऑफ H2 कर दिया ना। तो मैं जानता हूं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन या फॉर्मेशन कैसे निकाला होगा, H ऑफ CH4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H ऑफ H2, सही है बेटा। और यहाँ पर प्लस किया होगा तूने डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन। भाई ये गेम तो ऐसे चलना चाहिए ना, ऐसे ही किया है ना। चलो तो बताओ अब इस पूरे डेटा में हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए CO2 है, ठीक है, CO2 को यूज करेंगे। इसके बाद क्या है बेटा जी अपने पास है हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 है, कंबशन ऑफ H2 है ना भाई, तो H2 का कंबशन कहाँ यूज कर लिया। भाई आप लोग क्या सोच रहे हो, जो ये समझ रहा है वही या कुछ और। आजा उठ के तू आप बोर्ड पे आ एक बार, अरे आजा कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो सीखते हैं। आजा आजा बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तसल्लीपूर्वक सोच, एक बार देखते हैं किस तरीके से करना है। मुझे इसका मेथड में थोड़ा सा जान लग रही है, एक बार देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन लिखा हुआ है पहले तो, और अब तुम्हें कराऊंगा बेटा जी, जो पीछे बैठे हैं ना आराम से मस्ती कर रहे हैं, मैं तो बुलाता हूँ। बढ़िया सवाल है बेटा जी, बहुत ध्यानपूर्वक देखें इसको, बेटा बातें नहीं प्लीज। बेटा बातें नहीं, बेटा रिएक्टेंट नहीं, हाफ करेंगे उसको। हाँ भाई देखना ये क्या बोल रहा है, बोल बेटा मैं सुन रहा हूँ। बेटा जी बातें नहीं, एक बार बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो भाई। बेटा बातें नहीं, बहुत ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। बिल्कुल सही है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी नाइस। तो पलट देंगे इसको, पलट देंगे, करो एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। भाई समझ में आया तुमने क्या बोला। बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल एप्ट है, निकल रहा है आंसर। इक्वेशन बना के माइनस कर दो, बढ़िया मेथड है, अल्टरनेटेड मेथड है। चलो ठीक है जी, पहले इनके मेथड से कर लेते भाई, पहले इनके मेथड से कवर कर लेते हैं। सी देखो उन्होंने बोला सर हमें क्या बताइए, ये क्या क्या गिवन है पहले बोलिए। ये गिवन है सबसे पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ CO2 बना लिया भैया, उसकी एनर्जी गिवन है। फिर गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, H2 का कंबशन करके भाई ने लिख लिया। फिर गिवन है CH4 का कंबशन, बहुत बढ़िया इस तरीके से इस भाई ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए इस इक्वेशन से इन तीनों इक्वेशन का यूज करके वो इक्वेशन बनाना। आप देखो कार्बन मुझे लेफ्ट में चाहिए, कार्बन जी लेफ्ट में, H2 मुझे लेफ्ट में चाहिए, H2 लेफ्ट में है, लेकिन इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात इसकी जो
जो एनर्जी रही होगी उसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये सिंपल रूल थे। अरे बोलो, लेवलेस इक्वेशन यही थी ना लास्ट टाइम जो पढ़ाई थी। उन्होंने बोला कि सर ये CH4 मुझे राइट में चाहिए, लेकिन इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करते ही जो इसका डेटा आ रहा था CH4 का, कौन सा डेटा, ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आप इसको रिवर्स करके लिख रहे हो ना। ऐसा करने से सारा कुछ कट जाएगा, ये इक्वेशन आपके सामने प्रकट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? तरीका नंबर 1, और मैं कहूँगा बेहतरीन तरीका, क्योंकि इसमें ज़्यादा माथा लगाने नहीं पड़ रहा। ठीक है। तरीका नंबर 2, आप एक बात बताइए, आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, आप फॉर्मेशन हटा के कंबशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या आपको कंबशन ऑफ कार्बन नजर आ रहा है? सर हमें तो नहीं आ रहा। देखो, जो फॉर्मेशन ऑफ CO2 होगा, एग्जैक्ट सेम वैल्यू कंबशन ऑफ कार्बन होगी। थोड़ा माथे पे जोर पड़ेगा, लेकिन एप्ट समझ में आएगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का मतलब है 1 मोल CO2 का बर्न, और कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन का बर्न होना। तो दोनों बात बराबर हो गई इस इक्वेशन में। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो CO2 की वैल्यू दी है ना उन्होंने, मैं CO2 की वैल्यू को यहाँ कार्बन में पुट कर सकता हूँ, जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी बेटा जी, -394, जो भी ये वैल्यू है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद बोला है एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, तो जी ये वैल्यू तो डायरेक्ट ही गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में। फिर क्या रखा है CH4। अच्छा एक बात बताओ, CH4 का अगर मैं कंबशन करने चलूं और CH4 का कंबशन बन रहा है मेरे पास कितना, CH4 इस तरीके से CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, क्या इसका कंबशन और इसका फॉर्मेशन दोनों बराबर आएंगी वैल्यू? इसका कंबशन और इसका फॉर्मेशन दोनों वैल्यू बराबर आएंगी? बराबर आएंगी। सीधा आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आप बस याद रखना, डेल्टा H ऑफ कंबशन जब निकालो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। क्या निकालना है इसमें? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि CH4 का जो कंबशन है वही किसके बराबर होगा, CH4 का फॉर्मेशन जो कि पूछा गया था। अब इसमें देखो, जिनका IQ 1+ लेवल का है ना, वो तो अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो जिनको ये गेम समझ में नहीं आया, बेहतर तरीका है बनाए, काटा पेस्ट करें। जिनका IQ +1 लेवल है, जो समझ कंबशन और फॉर्मेशन की वैल्यू बराबर हो रही है, तो उस केस में चल सकते हैं। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर पहली बार में किसी को सवाल करना चाहिए तो ये मेथड से ही करना चाहिए। इक्वेशन को बनाना सीख गए, कंबशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, दोनों तीनों इक्वेशन को लिखकर आप ये देखो, मुझे फाइनल इक्वेशन ये चाहिए जिसमें कार्बन लेफ्ट में, पहली इक्वेशन में कार्बन लेफ्ट में, तो पहली इक्वेशन को भैया प्लस करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में H2 चाहिए मुझे, यहाँ H2 ही है, ट्वाइस ऑफ H2 चाहिए, तो इस इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 कर दूंगा। तीसरी इक्वेशन में मुझे पलट में चाहिए, लेकिन मैं रिएक्टेंट बना रहा हूँ, इक्वेशन को पलट के लिख रहा हूँ, इसलिए थर्ड इक्वेशन को मानेंगे। खत्म, जीरो की वैल्यू एक दो सवाल और करा अध्ययन, अमन, अर्शिया, दृष्टि, कार्तिक, कीर्ति, वॉइस आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू? मिष्टी, प्राची, ऋषभ, स्नेहा, विधि, दियाना, कुणाल, सिद्धि। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बेटा। देखना, इसी में मैंने वो कर दिया था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोग सॉल्यूशन कवर कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली, बड़ी बात नहीं कि चलिए जो बच्चे बातें बना रहे हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा कम लाइट है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ इसको।
देखिए भाई सवाल में, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है इसमें बोला गया है 1 मोल ऑफ CH3OH बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स -723 किलोजूल पर मोल हीट। हाउ मच हीट इवॉल्व्ड इफ 1 मोल ऑफ O2 इज यूज्ड इन द बर्निंग ऑफ मिथेनॉल। 723 कह रहे हैं कि इस पूरी बर्निंग में जब इसको कंप्लीटली बर्न करते हैं, जितनी एनर्जी निकल रही है कंप्लीटली बर्न करने पर, और अगर मैं इसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से बर्न करूंगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी। ये बेसिक सवाल है, बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल। जल्दी से नोट करिए बेटा इसको। कवर कराऊं क्या? प्लस का माइनस का इज द राइट आंसर। 482 इज द राइट आंसर। चलो ये सवाल को करते हैं बेटा, काटते बहुत ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। इधर देखो बेटा, सवाल आ रहा है, इस इक्वेशन को पहले तो बैलेंस करना क्रम होगा बेटा। आप बताइए पहले बैलेंस कैसे होगा। यहाँ 1 कार्बन है बेटा, वहां भी 1 कार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 2। भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई को, क्यों बेटा जी। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 3/2। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इन्होंने बोला 1 मोल को बर्न होने में इतनी एनर्जी लग रही है, तो उस समय कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे होंगे? इसका मतलब 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब लग रहे थे तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी -273 किलोजूल। आपसे पूछा है कि भाई अगर ये 1 मोल हो जाए तो क्या होगा? क्या इस जैसे सवाल आपने पहले नहीं किया क्या? 723 डिवाइडेड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? -482 किलो जूल पर मोल। बोलो गेम समझ में आया नहीं यार? भाई ये सवाल तो सबको आ जाना चाहिए समझ। रुद्रांश समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे सवाल डायरेक्ट आएंगे पेपर में, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइनस ही रहेगा। कौन सा? ये वाले सवाल में अभी बोल रहा हूँ मैं, द हीट ऑफ, एक बार देखकर बोल देता हूँ क्या है ये, एक बार सवाल। कोई डेटा में इंटरप्रिटेशन है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। सी सवाल है, हीट इवॉल्व इन कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज -680 किलो कैलोरी। कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 produced when 170 kilojoule heat evolve in the burning of glucose। किलो कैलोरी, 170 किलो कैलोरी। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं? नोट करो फिर इस सवाल को। क्या आंसर आ रहा है बेटा जी? गोलमाल है? समझ में आ रहा है मुझे, क्या गोलमाल है नालायक। 11। देखिए बेटा, सबसे पहली बात आपको ग्लूकोज की पता होनी चाहिए, C6H12O6। जब इसको एयर की प्रेजेंस में आप बर्न करोगे इट विल बी कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस वाटर। आप जरा इक्वेशन लगाओगे तो आप
आपको पता चलेगा यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 6 ही आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितने ऑप्शन आ जाएंगे 6 ही आ रहे हैं, 12 ही तो है, ये 6 आ रहेगा ना, 9 आ रहा है, 9 दूनी 18 हो रहे हैं। अरे रुक जाओ यार, ये 6 ये हो गए, 12 ये हो गए, 18 होने चाहिए। 12 यार मेरी बात सुन लो, एक बात बताओ, मैं एक स्टेप चल रहा हूँ तो 2 स्टेप तुम आगे चलते हो, फिर मैं 2 स्टेप आगे होता हूँ तो तुम पिछले जन्म की बात बता रहे होते हो, ऐसे तो क्या होता है कैलकुलेशन यार। अरे भाई शांत रहना है, मैं देख लूंगा, ठीक है शांत रह। मैं कह रहा हूँ ये 6 मतलब 12 ये और 6 ये 18 हो रहे हैं, यहाँ देखिएगा तो ये 12 ये और 6 ये 18 हो रहे हैं, मतलब इक्वेशन इज वेल बैलेंस नाउ। अब मैं आपसे इसके बैलेंस इक्वेशन में बोला है इन्वॉल्वमेंट है, इसके कंप्लीट कंबशन में वो वैल्यू आ रही है -680 किलो कैलोरी, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, क्या पूछा है, वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन इतने केजी किलो कैलोरी हीट इज इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ द बात छोटी सी बताओ, अभी देख के बताना। अभी इस केस में देखूं तो मेरे भाई इसका 1 मोल CO2 के कितने मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, 6 मोल को, सही है भाई। अभी इसका 1 मोल इसके 6 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी बेटा जी, इतनी, सही है। अब आपसे बोला हुआ है कि इस एनर्जी की जगह अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, मोल को देखो, मोल आ जाएगा तो वेट आ जाएगा। तो एक बात बताओ, -680 किलो कैलोरी से जनरेट होने वाले CO2 के मोल कितने हैं, 6। तो बेटा जी 170 से कितने मोल जनरेट होंगे, ऑब्वियस मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए, ये वैल्यू बेटा माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, इट इज 6 डिवाइडेड बाय कितना 680, और यहाँ से जो मोल मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो कितने 170, माइनस माइनस मैंने हटा दी, ये वैल्यू कितनी आ रही है चेक करके बताओ, कितना 1.5। ये जो आए ना बेटा ये मोल है किसके, ये मोल ऑफ CO2 है, लेकिन उन्होंने मोल थोड़ी ना पूछे, उन्होंने क्या पूछा वेट। तो हम लोग मोल का फॉर्मूला तो बेसिक सा जानते ही हैं, मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, जो कि कितना होता है 44। तो भाई साहब यहाँ मोल कितने आ रहे हैं सिद्धार्थ, ये मोल आ रहे हैं 1.5 बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 66 ग्राम। बोलो ये डेटा समझ में आया क्या, मेरी क्लास में ज्ञान क्लियर है, इसमें आप लोगे तो आपका मोल कॉन्सेप्ट खराब है, इसलिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मोल में सब ज्ञान पढ़ाया जाता था। 1 से अगर 6 बन रहे हैं तो इसका मतलब इतने एनर्जी देने पर 6 मोल CO2 रिलीज हो रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास है ही नहीं इतनी, मैं तो इतनी एनर्जी देनी है, तो उसके आप मोल का रेशियो निकाल लिया, अब उस मोल से आप कितना सिंपल कितना बेसिक, ऐसा पेपर में कर दिया होगा, आगे बढ़ जाएगा, ट्राई करेंगे भैया। अगला सवाल ट्राई करेंगे क्लास में, बोल रहा हूँ इस सवाल को, मैं इस सवाल को बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ 2 मोल ऑफ इथेन आर कंप्लीटली बर्न्ड, देन 3129 kilojule heat was liberated, then calculate heat of formation of ethane if heat of formation of CO2 and water are this and this, that is -395 and -286 kilojule per mole respectively। अब इस सवाल का आंसर आप बताएं भैया, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन पूछा हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन आप लोगों से पूछा हुआ है। चलो भाई इसका अब सोचो कैसे आएगा ये आंसर, सोचो दृष्टि।
856 इज द राइट आंसर। अब सोचो कैसे आएगा। 856 इज द राइट आंसर, सोचो। सबसे पहला काम है ये सोचना कि आप इस रिएक्शन को कर कैसे रहे हो। क्या कैसे करो जरा बताओ मुझे। क्या 3 इक्वेशन बनाओ काट के कर रहे हो क्या? दोनों मेथड से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला है व्हेन 2 मोल ऑफ इथेन आर कंप्लीटली बर्न्ड। ओके, का मतलब है भैया ये इथेन ले लेते हैं, 2 मोल कह रहे हैं ये लोग, C6H6 कर लेते हैं। इसको मैंने बर्न किया तो ये बना बेटा जी कौन, CO2 प्लस वाटर। जरा बैलेंस करिए इक्वेशन को, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा आई थिंक, है ना, और ये आ जाएगा 7/2। सही लिखा मैंने? अरे यार ये कितने मोल के लिए बताया सर ने? 1 मोल के लिए। 2 मोल की एनर्जी दे रखी है, तो 1 मोल का बना लेते हैं। क्या करना है, एनर्जी दे रखी है 3129/2। ये समझ में आया? अरे एनर्जी हो गई या नहीं होगी? एक बात आपसे कहनी है, बोला है कैलकुलेट heat of formation of ethane, ठीक है। If heat of formation of ethane and water are given to you, इसका मतलब आपको क्या चाहिए जी? आपको चाहिए इथेन की वैल्यू, राइट। आपसे बोला हुआ है अगर मैं इसकी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए चलूं, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, और यहाँ से मुझे प्लस करना पड़ेगा 3 इंटू डेल्टा एच ऑफ वाटर। इज इट ओके? माइनस यहाँ करना पड़ेगा इसको डेल्टा एच ऑफ C2H6। मैं केवल रिएक्शन की टर्म में बोल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ इस O2 के केस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बेटा जी? 0 ही हो जाएगी। जीरो ओनली। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब सोचना है और मुझे बताना है आप लोगों को, अगर ये पूरी बात क्लियर है तो आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है। क्या ये बात आपको पता है? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पता है कितनी वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाई 2। एक बात बताओ मुझे, सुनो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सर ने लिखा है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ऑफ CO2, तो क्या मैं इस CO2 को, क्या इसमें CO2 की कहीं वैल्यू मेंशन है आपके पास में? तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाली है बेटा जी? बराबर होने वाली है। ये बात मैंने पहले भी कह दी आप लोगों को। CO2 के केस में, इवन H2O के केस में भी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? फॉर्मेशन और कंबशन की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा जी? सेम मिलेगी। तो इसका मतलब सर ये सीधा सीधा वैल्यू आप यही पुट कर दो, कितनी 395 है ना आई थिंक, और ये वाली वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ? -286, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये वैल्यू भी है सर, ये जो वैल्यू आएगी ये तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब एक बात याद करो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या बराबर नहीं होंगे? होंगे, सीधा आंसर। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मेथड लगा के भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर निकालो। क्या वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है बेटा जी? है कुछ बेटा आ गया आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 835। जो भी आंसर आ रहा है लेकिन माइनस में आएगा, 835 के लिए बात आ जाएगी। ठीक है जी।
एक दो आप लोगों को ऐसे सवाल बनाए इनके इस पेपर में आ जाए, बाकी तो बहुत सिंपल आते हैं। कौन सा? ये वाला मेरा प्लस का, मैंने कंबशन नहीं माना इसको, मैंने डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माना इसको। वॉज लिबरेटेड बोला है ना, प्लस का, माइनस का नहीं। चले भाई आगे। सिद्धि ये वैल्यू माइनस की आएगी बेटा, रिलीजिंग है ना, लिबरेटेड। भाई से अब ये वैल्यू माइनस की लिखना। सुनो बेटा, एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर जो गलत हुआ है ना, उसका बड़ा रीजन है कि इन्होंने इस वैल्यू को प्लस करके डिनोट कर दिया है। लेकिन इधर इतना आपको सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला है, भाई ये कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं ना इथेन को, और इथेन की कंबशन एनर्जी है बेसिकली, और उससे आपको फॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है, ये सेंस है। तो कंबशन की वैल्यू तो बेटा जी माइनस ही होगी, क्योंकि ये रिलीजिंग एनर्जी, और बोला भी गया है वॉज लिबरेटेड, मतलब कि रिलीजिंग एनर्जी है, रिलीजिंग एनर्जी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, कितना आना चाहिए बेटा? क्या यार, चलो कितना आंसर आ रहा है बेटा जी? भाई ये वाली वैल्यू बताओ पहले यार तुम लोग। ऐसा हो सकता है पुरानी कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो, कर लेने में कोई ज़्यादा नहीं है बेटा। ये वैल्यू आ रही है माइनस, और ये वैल्यू आ रही है बेटा जी 2 इंटू माइनस 395 माइनस 3 इंटू 280। अच्छा यही मिस्टेक है, 1.156 फिर तो सारा आंसर ठीक हो गया। क्या आंसर आ रहा है डेल्टा एच? बोलो भाई, जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला आ रहा है इन बच्चों का, दैट विल बी 83 पॉइंट किलो जूल में लिखना भाई। चलो तुम कैलकुलेशन के लिए मत लड़ो, साइंस पकड़, क्वेश्चन की पकड़ आनी चाहिए बस। 83। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन जो बेटा जी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। और अब आप लोग क्या काम करें, घर पे जाके जिनका भी पेपर है मंडे, वो आज की डेट में कंबशन के और आप लोगों का फॉर्मेशन के, इन दोनों के क्वेश्चन को कवर करा दें, क्योंकि यही दोनों मेन है। अब देखना कल की क्लास में न्यूट्रलाइजेशन, एंट्रोपी, एंथैल्पी 1 मिनट में हो जाने वाली चीजें हैं, है ना, बहुत जल्दी से हो जाने वाली चीजें हैं। जो लगता है वो कौन सा वाला? नहीं, रिलीजिंग एनर्जी है, कंबशन नहीं हो रहा नितांत।